दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। दोस्तों जब आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, लाइफस्टाइल और साथ साथ ही आपकी पोस्टिंग, हर चीज टॉप नॉच है यहाँ पे। अब दोस्तों इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इतनी बड़ी पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए आपको मेहनत भी वैसी ही करनी होती है। हर साल कई सारे बच्चे आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। वो या तो फेज 1 में फेल हो जाते हैं या फेज 2 में या फिर इंटरव्यू राउंड में। तो दोस्तों ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं ड्यूरिंग अपनी प्रिपरेशन जर्नी, और उन मिस्टेक्स को आप लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हो, तो उसी का डिस्कशन रहेगा अपने इस वीडियो में। दोस्तों हम लोगों के पास में उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, किसी के पास भी उतना टाइम नहीं है कि हम लोग खुद गलती करके सीखें। कई बार हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यार जो गलतियां दूसरों ने करी है उनसे हम लोग सीख लें। हर बार खुद ठोकर खाकर सीखना जरूरी नहीं होता है, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों फिर भी अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स, कुछ क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, और इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप ये समझे कि आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जामिनेशन है ये अदर बैंक एग्जामिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर आप लोगों की मतलब स्पीड कैलकुलेशन वगैरह चेक नहीं करा जाता। यहां पर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, जीए हो, या फिर एफएम, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें यहां पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो इस बात का आप सारे बच्चे ध्यान रखें। आपकी थिंकिंग नॉलेज को यहां पर चेक करा जाता है दोस्तों, आपकी किस तरह की एनालिसिस वाली कंडीशन से, किस तरह से आप एनालाइज करते हो चीजों को, वो चीजें आपकी यहां पर चेक करी जाती है मेनली। अब जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है तो उस पर आते हैं। दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ना, वो होती है स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट। मतलब बहुत लेट शुरू करते हैं वो अपनी प्रिपरेशन। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा या फिर नोटिफिकेशन दिखेगा कि हाँ अगले 2 महीने में आने वाला है, उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखो कि पिछले जितने भी 2-3 साल का आप ट्रेंड अगर चेक करोगे, नोटिफिकेशन आप देखिए पिछले 2-3 साल का, उसको देखिए कि नोटिफिकेशन कब आया है, फेज 1 के लिए कितना टाइम मिला है, फेज 2 के लिए कितना टाइम मिला है। कुछ चीजें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है दोस्तों, 1.5 महीने 2 महीने, और 1.5-2 महीने के अंदर इस लेवल का एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर करना है। तो बेहतरी दोस्तों इसी में है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी 2026 देना है, आज सोचा है, तो आज ही से उस एग्जाम पर काम करना शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आज ये सब्जेक्ट उठाकर पढ़ना शुरू कर दो, उस एग्जाम को थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करो, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करो चीजें क्या क्या है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वेट ना करते हुए आपको जल्दी स्टार्ट कर देनी है ना। कभी दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहते हैं कि भैया शुभ मुहूर्त निकलेगा, शुभ मुहूर्त के बाद में मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करूंगा कुछ अच्छे मुहूर्त में। जैसे कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि 1 जनवरी से मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। भैया कुछ नहीं बदलने वाला उसके अंदर, भाई डेट बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। अगर शुरू करना है तो आज से कर दो, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। जब सोच लो, बोलते ना जब जागो तब सवेरा, तो जब सोच लिया उसी टाइम को परफेक्ट मान के चलिए आप लोग, वरना वही मुहूर्त, वही टाइम जो होगा शुभ मुहूर्त हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों दूसरी एक बात होती है हमारे पास में क्या, कि इग्नोरिंग द लेटेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट करा, कहीं से कुछ को हमने कंटेंट इकट्ठा करा और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग क्या करो, उस एग्जामिनेशन को जैसे आरबीआई ग्रेड बी आपने सोचा है तो उस एग्जाम को पूरा समझिए, उसका सारा पैटर्न आपने जान लिया। पैटर्न जानने के बाद में दोस्तों आप लोग क्या करें, उसका सिलेबस प्रॉपरली जानिए कि सिलेबस में क्या क्या है। एफएम के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर, जीए के अंदर आपने देखा, जीए के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 80 मार्क्स का आता है फेज 1 के अंदर, तो आपको देखोगे क्या क्या पढ़ना है मुझे इसके अंदर। अब उसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कितना डीपली जाना है और मुझे मतलब किस डिफिकल्टी लेवल तक पढ़ना है, तो उसका अंदाजा लगेगा दोस्तों आपको पीवाईक्यूज के थ्रू। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, बोले ठीक है सर पीवाईक्यू हम लास्ट में देखेंगे। नहीं, पीवाईक्यू शुरुआत में देखे जाते हैं, ना कि लास्ट में। लास्ट में देख के क्या कर लोगे, शुरुआत में देखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि मुझे किस वे में, किस लेवल तक के मुझे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए।
तो बेहतर इसी में है कि इन चीज़ों पर शुरुआत में फोकस करो। सिलेबस को अच्छे से जानिए आप लोग, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न को समझिए, ठीक है, PYQs को देखिए, और जितने भी अदर बैंक एग्जामिनेशंस होते हैं उनके मेंस के एग्जाम्स को देखो कि उनका मेंस का ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, क्योंकि हो सकता है उसी तरह की चीज़ें आपको RBI ग्रेड बी के अंदर भी देखने को मिलती है जो बैंकिंग के होते हैं। SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, RRB PO मेंस, LIC WO मेंस, इनके जो मेंस के एग्जामिनेशन उनको थोड़ा सा एनालाइज करते रहा करो, ठीक है। उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि यार एग्जामिनर जो है वो करंट में किस तरह की क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, किस तरह की चीज़ें पूछ रहा है बेसिकली वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, ये कई सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक मिस्टेक जो होती है कई सारे बच्चों के बीच में कि वो मैनेज ही नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट उनका बड़ा मतलब खतरनाक सा रहता है ना। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनका फेज 1 और फेज 2 के बीच में। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि सर मैं फेज 1 एक बार क्वालिफाई कर लूँ, उसके बाद मैं फेज 2 के लिए सोचूंगा। भाई फिर आपका एग्जामिनेशन कभी क्वालिफाई नहीं होने वाला। अगर आप ये माइंडसेट बनाकर बैठोगे ना कि फेज 1 में पहले क्वालिफाई होगा फिर फेज 2 में क्वालिफाई करूंगा, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि फेज 2 के लिए मुश्किल से 1 महीने से भी कम का टाइम मिलता है फेज 2 के लिए, राइट। और उसके अंदर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैनेज करनी है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बैलेंस स्टडी करनी है। बैलेंस स्टडी की आपको ध्यान रखना है कि मुझे फेज 2 और फेज 1 दोनों को बैलेंस लेके चलना है। मैं फेज 2 को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। जिस दिन से आप लोग अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करते हो उसी दिन से फेज 2 के लिए थोड़ा सा आप सोचना शुरू कर दो। फेज 2 के लिए आपको थिंकिंग करना शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। FM के लिए, ESI के लिए, देखिए FM और ESI ये आपके फेज 2 के अंदर भी आते हैं और फेज 1 में भी आता है इनका डेटा। जो 80 नंबर होते हैं जी के अंदर, उसमें ESI से रिलेटेड करंट अफेयर्स और FM से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। तो बेहतर इसमें है कि हम दोनों ही फेजेस को साथ साथ डील करते चलें, है ना। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा इन दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक पार्ट और होता है कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मैं ढेर सारे अगर मैं कंटेंट इकट्ठा कर लूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। आप मल्टीपल सोर्सेस इकट्ठा कर लो, ठीक है, उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई एक फैकल्टी के थ्रू पढ़ रहे हो आप लोग और उसी को आपने किसी 2-3 फैकल्टी से और पढ़ लिया तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहता है। अगर क्वांट की बात कर लें तो क्वांट आप हमसे पढ़ोगे या फिर किसी और फैकल्टी से पढ़ोगे तो उनकी भी चीज़ें क्या होगी कि कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, कि उन्होंने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, हमने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर है। तो सबसे पहले आप लोगों का काम क्या होना चाहिए कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो अपने एंड से, है ना। पहले एक्सप्लोर कर लो अच्छे से, और जहां पर आपको लगा कि ये वाले सोर्सेज के थ्रू मैं अपने आप को बढ़िया प्रिपेयर कर सकता हूँ, इन्होंने बेहतर रिजल्ट दिए हैं, इनका समझाने का तरीका बेहतर है, इनका कंटेंट बेहतर है, उनके साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। दैट्स इट। तो लिमिटेड सोर्सेस रखना है ताकि आप लोग मल्टीपल टाइम्स क्या कर पाओ, रिवीजन कर पाओ बेसिकली, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि आपके पास ढेर सारा कंटेंट होने से कुछ नहीं होता है। कंटेंट को लिमिटेड रखना है अपने को, अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए, बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड कंटेंट चल रहा है, नहीं, अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट बेसिकली होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात का सारे लोग ध्यान रखिए। पहले चीज़ों को खुद से थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, समझ लो, और उसके बाद जो सोर्स आपने सेलेक्ट किया है उनके साथ बस चलते रहना है। दैट्स इट। और हर जगह पर ध्यान रखिएगा कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जब जिस किसी सोर्स का प्रिपरेशन करोगे उनके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो होती है वो होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, और ये चीज ऐसी ही जिसके थ्रू हर साल कई सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लेट स्टार्ट करते हैं यार। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फंडा दोस्तों ऐसा है कि ये पेन पेपर मोड पर नहीं होने वाली, ये टाइपिंग वाला पार्ट है। अब जब टाइपिंग वाला पार्ट है तो उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स आप लोगों की नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चीज़ों को उस तरह से, जिस तरह की डिमांड है RBI की, उस तरह से आप लोग क्या करें, उसको रिप्रेजेंट कर पाओ बेसिकली, है ना। आपकी स्पीड वैसी रहना चाहिए, हर चीज़ को मैनेज करा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ती है कि मतलब RBI ग्रेड भी क्या मांगता है, क्लैरिटी मांगता है आप लोगों से। जो भी अब उन्होंने पूछा, जिस पार्ट पर जो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी है उसमें क्लैरिटी, स्ट्रक्चर हो, रिलेवेंस हो बेसिकली, है ना। उसके अलावा इंट्रो किस तरह का दे रहे हो, बॉडी क्या है उसकी, और वे फॉरवर्ड आगे किस तरह से आपने उसको बढ़ाया, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। और वो धीरे धीरे आती है, एकदम से कुछ नहीं होता उसके लिए।
तो बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लेट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भैया ऐसा ना करते हुए आप लोग शुरुआत से उस पर फोकस करते रहा करो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर दोस्तों अगर फोकस करते रहोगे आप लोग, जैसे एडिटोरियल वाला जो पार्ट है, अगर उस पर शुरुआत से काम करते चले तो आपकी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की वाली तो प्रैक्टिस होगी होगी, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी होगी। और रीडिंग अगर आपकी बेहतर करते चलोगे आप लोग, क्योंकि इंग्लिश के लिए ना रीडिंग ज़रूरी है, और रीडिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी तो वो रीडिंग आपकी क्वांट में, इंग्लिश में, ईएसआई में, एफएम में हर जगह हेल्प करेगी, राइट। तो जो चीज़ें एक जगह पढ़ोगे वो हर जगह काम आएगी आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेट नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर भी शुरुआत से काम करना शुरू कर दो, चाहे धीरे करो, हफ्ते में एक दिन करो, लेकिन करो, है ना। ये चीज़ आपको लास्ट में जाके फायदा पहुंचाएगी, बेनिफिट देगी आप लोगों को, ठीक है। इसके कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है, राइट। तो इस पर शुरुआत से काम करना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। जो बच्चे 2026 में जो है मेनली अपना एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, है ना दोस्तों। उसके अलावा अगर बात कर लें तो यार जो मॉक टेस्ट है ना, ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि सर मैं पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं इन पर काम करना शुरू करूंगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप फेज़ 1 पर भी टारगेट कर रहे हो तो 30% सिलेबस, या फिर मान लीजिए 25 से, हाँ वही 25 से 30% का सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग मॉक टेस्ट पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। इनफ मॉक टेस्ट पर काम करना आपको ज़रूरी होगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, और मॉक टेस्ट पर जाने के पहले ना आप लोग क्विजेस पर काम करो, सेक्शन मॉक पर काम करो, टॉपिक वाइज टेस्ट पर काम करो। अड्डा 24/7 का हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, राइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग मॉक टेस्ट पर काम करें प्रॉपरली। जब ये फ्लो बना रहेगा उसके बाद मॉक टेस्ट पर आएंगे। मॉक टेस्ट पर काम करने के अलावा मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है, कि आपने किस सेक्शन में कितना टाइम लिया है, ठीक है, आपके कौन कौन से वीक जोन थे, है ना। कई बार हम क्या करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर जो जिस टॉपिक का हमें क्वेश्चन नहीं बनता उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन मोड में हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए यार उस टॉपिक का क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है ना। अगर मैं उस टॉपिक को पढ़ लूँ एक बार, या फिर एक बार समझ में नहीं रहा तो दोबारा पढ़ लेना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस तरह से जो वीक जोन है उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को। जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो तो बनेंगे बनेंगे, जो वीक जोन है उस पर भी काम करना शुरू कर दो। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट लगाना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है दोस्तों, ठीक है। और उसी से थ्रू आप लोगों का मतलब क्या होगा कि आप जो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट रहता है ना वो वहीं से डेवलप होगा आप लोगों का, ठीक है। फेज़ 1 का भी, फेज़ 2 का भी। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी सभी लोगों के लिए। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर परचेस कर लें, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों जो बात होती है हमारे पास में, हाँ भाई, ये तो कई सारे लोगों को लगता होगा कि जैसे फेज़ 1 को लेकर बहुत सारे बच्चे हैं ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वैसे रहते हैं, कुछ तो नेगेटिव थिंकिंग वाले रहते हैं एकदम, कि बस फेज़ 1 इन जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो ये सोच के बैठते हैं ना फेज़ 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, उनका एग्जाम ही क्लियर नहीं होता। उनका फेज़ 2 में वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फेज़ 1 क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। कई सारे लोग हमने देखे एग्जामिनेशन सेंटर पे जो एग्जाम देने के बाद फेज़ 1 का एग्जामिनेशन दे के बाहर निकलते हैं, फिर रोते हुए आते हैं। कुछ एजेड भी रहते हैं, फिर भी रोते हुए आते हैं कि सर मेरा फेज़ 2 तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा फेज़ 1 की वजह से मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, या तो क्वांट की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, या फिर रीजनिंग की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया। और जब उनसे पूछा गया भैया कब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्वांट कितने टाइम से स्टार्ट करा था, तो बोले सर अभी 1-1.5 महीने से स्टार्ट किया था। तो भाई मेरे, जब तुम 1-1.5 महीने दोगे क्वांट और रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए तो कहाँ से क्वालिफाई कर पाओगे। और उस टाइम पर भी लोग क्या करते हैं कि बस मॉक टेस्ट पर काम कर लो, मॉक टेस्ट पर अरे भाई मॉक टेस्ट पर काम कैसे कर लेगा वो, जब तक उसके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं तो क्या करेगा मॉक टेस्ट पर काम करके। मान के चलो मॉक टेस्ट लगाने बैठा हो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर आपको आता ही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कैसे बनाओगे आप। चलो उसका सॉल्यूशन आपने देख लिया, अगले में कुछ और चेंज करके आ गए, पाइप इन सिस्टम डाल दिया, कैसे करोगे उसको। रीजनिंग के अंदर पजल का आपको पता ही नहीं है कि पजल की पी क्या होती है, सेटिंग अरेंजमेंट एस क्या होता है। बेसिकली आपको ये उसकी एबीसीडी नहीं पता ना, किस तरह से अरेंज करना है, आपने सीखा ही नहीं है वो चीज। तो सीखा नहीं तो कैसे हम इंप्लीमेंट कर पाओगे मॉक टेस्ट के अंदर। तो जो इस तरह की चीजें आपसे बोलते हैं तो भैया पहले तो उनको समझाओ कि भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा डायरेक्टली मॉक टेस्ट लगा काम थोड़ी ना चल जाएगा, ठीक है। उसको सीखना पड़ेगा पहले, उनके कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कोर जो उनको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको वाकई में क्वालिफाई करना है इस फेज़ 1 के एग्जामिनेशन को, तो जो एक क्यूआरई वाला पार्ट है ना, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला जो पार्ट आपके पास है ना, इनको ना हल्के में मत लो, हल्के में मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि जो एग्जाम की डिमांड है उसको फुलफिल करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में आते हैं, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि इनको थोड़ा कमांड में लिया है तो पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक होता है कि यार कई सारे लोग तो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार रहते हैं, है ना, कि सर ठीक है कर लेंगे ना, अभी क्या दिक्कत है।
जैसे हमने बोला ना वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी होंगे आपके दोस्त लोग जो उनका टारगेट तो है कि आरबी गेट भी 2026 देना है, लेकिन अभी टाइम है यार, अभी नए साल में शुरू करते हैं, अभी क्या दिक्कत है, अभी तो चलने दो, टाइम नहीं देना, फिर बोलेंगे होली के बाद शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, तो प्रोकास्टिनेशन नहीं करना दोस्तों। हमें पता ही नहीं चलता कि कब धीरे धीरे करके टाइम निकलता जा रहा है, हमारे हाथ से रेत की तरह टाइम फिसलता रहता है और टाइम निकल रहा है डे बाय डे। आप लोग और नजदीक जा रहे हो 2026 के, ठीक है, उसके बाद में फिर अपने ना एग्जाम के नजदीक चलते चलोगे, है ना, तो टाइम ऐसे ही निकलता चला जाएगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी आप लोग अपने आप ऊपर हावी ना होने दो, अदरवाइज ये बड़ी मुश्किल बन जाएगी आप लोगों से। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो बच्चे कई सारे मिस्टेक्स करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, है ना, मतलब उनको लगता है कि ठीक है इंटरव्यू तो अपन कर लेंगे बाद में, लेकिन उसके लिए भी ना शुरुआत से थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर दिया करो आप लोग। देखिए अगर हम ग्रेड बी ऑफिसर बनने वाले हैं तो ग्रेड बी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमें डे वन से धीरे धीरे करके बिल्डअप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पर्सनालिटी रहती है ना दोस्तों, वही रिफ्लेक्ट करती है इंटरव्यू के अंदर भी। कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए वैसा प्रिपेयर नहीं कर सकता जिससे आपका इंटरव्यू निकल जाए। उन हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा और पॉलिश किया जाता है, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं उसको और थोड़ा पॉलिश करा जाता है बस। तो बेहतर होगा अपन शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दें। सर कैसे? भाई देखो, आप ये कर सकते हो कि जो इंटरव्यूज़ हुए हैं पहले, इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए आरबी ग्रेड बी में, वो मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अपनी लिस्ट बना लो कि इंटरव्यू में यार ये क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो मैं किस तरह से इसका रिस्पॉन्स करता, मैं किस तरह से इसको रिप्लाई करता मेनली, ठीक है, राइट। तो धीरे धीरे करके ना उन चीज़ों को भी अपने मतलब एक स्ट्रॉन्ग जोन बना लो, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ो, राइट, ठीक है। क्योंकि देखो जो सोचोगे वैसा बन जाओगे आप लोग। अगर आप सोचोगे मैं इंटरव्यू में बैठूंगा और इंटरव्यू में दूंगा इस तरह से, तो वहां तक पहुंच जाओगे फिर आप लोग, और उसके लिए फिर आप लोग अपने आप रास्ते निकलते चलेंगे। फेज 1 क्वालिफाई, फेज 2 क्वालिफाई, इंटरव्यू में पहुंच गया मैं, और इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इस तरह की चीजें आप लोग लेकर चलो। आपने भी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो काम जरूर करता है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अगर उसको सही वे में यूटिलाइज करोगे तो आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल भी मतलब आप इग्नोर ना करते चले, है ना। और यार देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहाने बनाते रहते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर देंगे, बोलेंगे सर हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो भाई टाइम नहीं है तो आप वर्किंग हो ये तो पहले से पता है आपको, आपके पास टाइम नहीं ये भी पहले से पता है, तो आपने को ये मैनेज तो करना पड़ेगा ना कि मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूँगा, मैं अपने ऊपर मतलब इंटरटेनमेंट में कितना टाइम दे रहा हूँ मैं उसको कट डाउन करूँ, ठीक है, या फिर जिस भी तरह से आपके मतलब जो मतलब कंफर्ट जोन वाला पार्ट है मैं उसको किस तरह से कट डाउन करूंगा वो वाला टाइम। तो टाइम तो दोस्तों जितना है उतने में आपको करना है, दैट्स इट। वो आप सभी को पता है कि किसके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। कई सारे लोग रिसोर्सेज को लेकर परेशान रहते हैं, भैया रिसोर्सेज ढेर सारे हैं, है ना। यूट्यूब पर इतना सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है, कई सारे एप्लीकेशन ऐप है जो फ्री में आपको डेटा प्रोवाइड करते हो, रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। कहीं को लगता है कि हमारी सिचुएशन सही नहीं है, फैमिली कंडीशन सही नहीं है। भैया देखो, फैमिली कंडीशन अगर सही नहीं है आप लोगों की तो वो तो एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए कि मुझे मेरी फैमिली कंडीशन चेंज करनी है। और देखो सिचुएशन जो है ना, ये इंसान की सिचुएशन कभी भी सही नहीं रहती है, राइट। कभी ना कभी कुछ ना कुछ जीवन में लगा ही रहता है, हमेशा। आप कभी भी उठाकर देख लो, पिछले 3-4 साल का ऑब्जर्वेशन करके देख लो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हमेशा, अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चलता रहता है। तो सिचुएशन इंसान की कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होती है ना, ठीक है। तो जिस सिचुएशन में हो, जिस कंडीशन में हो, भैया अगर आपको ग्रेड भी टारगेट करना है तो लग जाओ, बस अपने टारगेट पर फोकस कर दो, बाकी सब चीजें तो इग्नोर करते चलो, है ना। डिस्ट्रक्शन तो बहुत से आएंगे। और दोस्तों एक पार्ट होता है कंसिस्टेंसी का। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में आके प्रिपरेशन तो शुरू कर देते हैं कि यार अब तो मेरे को आरबी ग्रेड भी इस बार तो फोड़ना है किसी भी तरह से, लेकिन जोश ना धीरे 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 जाके वो पूरी की पूरी जो कंसिस्टेंसी है वो डाउन चले जाती है। दोस्तों शुरुआत करना सही है, लेकिन कंसिस्टेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना। कंसिस्टेंस अगर रहोगे, कंसिस्टेंट होकर अगर काम करते चलोगे तो अपने गोल तक जरूर पहुंच जाओगे। लेकिन अब इनकंसिस्टेंट रहोगे, आज किया 2 दिन नहीं किया, फिर किया फिर 2 दिन नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो फिर प्रिपरेशन। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है अगर सक्सेसफुल बनना है, तो मतलब काम करते रहना है, डेली काम करना, उस पर थोड़ा करो लेकिन करो, ठीक है। बोलते ना 1 घंटा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैप मत करो उसमें। तो ये बात ध्यान रखिएगा सारे एक साथ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट्स में अगर देखा जाए
तो लास्ट के कुछ मंथ में ना हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेते हैं खुद को कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं खुद को। तो ये सब चीज़ें मत करा करो। आपने प्रिपरेशन करी, बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया खुद को, है ना, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं फिर। तो लास्ट मोमेंट पर दोस्तों आप लोग क्या करें, थोड़ा सा जैसे वैसे तो शुरुआत से आपको ये चीज़ें एड ऑन कर लेना चाहिए अपने अंदर कि मेडिटेशन वगैरह जो होता है उसको आप एड ऑन करो, कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एड ऑन कर लीजिए, और वो तो ज़रूरी भी यार, है ना। फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करोगे कुछ भी, रनिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, योगा, जो भी कर सकते हो वो करो, तो वो आपको भी हेल्प हो जाएगी और आप लोग मतलब इफेक्टिवली काम करते चलोगे, ठीक है। तो लास्ट के मंथ्स में चीज़ें हो जाती है कई सारे लोगों के साथ में, इस वजह से भी उनका एग्जामिनेशन खराब हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ना करना, ठीक है। सो दोस्तों देखो, लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है यार कि जितने भी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो आरबी ग्रेड बी टफ है, इस वजह से फेल नहीं होते हैं मेनली, है ना। एक तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअल ले लेते हैं इस एग्जामिनेशन को कि ठीक है ये भी अदर बैंक एग्जामिनेशन की तरह ही तो है, मैं निकाल लूँगा इसको आराम से, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइटली वो लेकर चलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि यार इस तरह का एग्जामिनेशन है ना। आरबी अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, है ना। तो उसके हिसाब से फिर अगर आपको बनना है, अगर उस पोस्ट तक पहुंचना है, तो फिर अपने आप के अंदर भी वो क्वालिटीज़ धीरे धीरे आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। क्लियर। तो भाई साहब देखो, ऐसा है कि आप लोग जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फेज़ 1 फेज़ 2 को दोनों को साथ साथ लेके चलना आप लोगों को। पीवाई की उसको डीपली एनालाइज करो ताकि आप पता कर पाओ कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जामिनेशन में, है ना। आंसर राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए, शुरुआत से करना चाहिए, है ना। चाहे हफ्ते में 1 दिन करो, 2 दिन करो, और कंसिस्टेंट होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके अलावा देखो, लिमिटेड सोर्सेज रखना ताकि आप लोग मतलब मल्टीपल टाइम्स उनकी रिवीजन कर पाओ, उनका रिवाइज कर पाओ, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग अपनी बना पाओ बेसिकली। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्लियर। बाकी यार दोस्तों लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है कि भाई प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो या तो सेल्फ स्टडी या फिर सपोर्ट स्टडी। तो देखो सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए कि अगर बिगनर हो, फ्रेशर हो, तो सपोर्ट स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन करा करो, राइट। अभी फिलहाल में अड्डा 24/7 पे काफ़ी सारे ह्यूज डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, है ना। जो हम लोग का दोस्तों बैंक महापेक प्लस है, आरबी ग्रेड बी का भी स्पेशल बैच है ना, या फिर बैंक महापेक प्लस ले लो ताकि और भी कई सारे एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हो थ्रू आउट द ईयर। सो अभी बैंक महापेक प्लस पे क्या हो रहा है कि आपको जो डिस्काउंट है वो 81% का तो डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके साथ साथ 3x वैलिडिटी मिल जाएगी, और उसके अलावा 100% एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा आपको, जो कि है अजीत भारती सर हैं, आप उनको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, अजीत भारती सर, उनका बैच आपको मिल जाएगा। मेमोरी मास्टर बैच है, मेमोरी बूस्टर बैच है बेसिकली वो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास में, तो उनको मेमोराइज करना पड़ता है कई सारी चीज़ों को, है ना। तो वो किस तरह से कर पाएंगे, तो उस बैच के थ्रू आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। वो आपको टेक्निक सिखा देंगे, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ की टेक्निक होती है, और टेक्निक हमें अगर आ गई तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं अपने लिए, है ना। सो आपको अगर इनरोल करना है तो आप यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विच इज Y710, ठीक है। अब दोस्तों ये बैंक महापेक प्लस है, जस्ट मिनट, ये बैंक महापेक प्लस है जिस पर आपको ये रेफरल कोड यूज करना है, तो 3x वैलिडिटी, 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अजीत भारती सर का बैच आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, इनरोल किस तरह से करना है, लेट मी शो यू। सो दोस्तों अगर आपको इनरोल करना है तो सबसे पहले तो आप लोग अड्डा 24/7 की हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए एक बार, है ना। और विजिट करने के बाद में आप लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए यहाँ से इस तरह से, और ये जो इंटरफेस मिलेगा इसी में आपको जाना है ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। अब दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर जाने के बाद या तो आरबीआई ग्रेड बी का बैच ले लें, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो आरबीआई ग्रेड बी आपको दिखेगा यहाँ स्टार्टिंग में, है ना, ये आरबीआई ग्रेड बी नजर आ रहा है। तो या तो आप लोग क्या कर लें कि आरबीआई ग्रेड बी ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है 2026 का, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, बेस्ट है, ठीक है, इसमें एनरोल कर लें। या फिर आपको लग रहा है कि सर मुझे मल्टीपल एग्जाम और भी देने, जैसे आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड है, आईएफएससी है, आईआरडीए है ना, इन सारे एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाह रहे हो आप लोग, और बैंकिंग सेक्टर की भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, तो बेस्ट क्या है आपके लिए बैंक महापेक प्लस, क्योंकि प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों, है ना। काफ़ी बढ़िया पैकेज आपके लिए। तो बाय नाउ पर जाना है, कूपन कोड लगाना है Y, ठीक है, 710, ये हो गया, और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा, देख सकते हो प्राइसिंग बहुत कम है, और इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये प्राइस और भी कम होगी। बस ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन ऐप पर अगर आप लोगों ने इस रेफरल कोड का यूज़ किया Y710, तो डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 81% का डिस्काउंट हो जाएगा, 3x वैलिडिटी हो जाएगी, और उसके साथ साथ अजीत भारती सर का जो बैच है मेमोरी मास्टर, मेमोरी बूस्टर बैच, वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्वेरी डाउट बचे होंगे आपकी, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आरबीआई ग्रेड भी 2026 टारगेट कर रहे हो तो भाई जल्दी शुरू कर दो प्रिपरेशन यार, लेट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।